बाद में रिव्यू करने के लिए भी हेल्पफुल है। यस यस यस। हाँ सर, बैंक इज व्हाट? बैंक इज ए इंटरमीडियरी, ठीक है। मैं इसको बीच में लगाता हूँ। ओके। और बैंक का काम क्या होता है? बैंक जिनके पास सरप्लस है, जी। सरप्लस यूनिट्स जो भी है, या वो इंडिविजुअल है या if I can say an individual, if I can say a company, okay, or if I can say like investors, जो भी समझ लीजिए, इंडिविजुअल में आ जाते हैं इन्वेस्टर्स। तो जी। जिनके पास भी सरप्लस है, सरप्लस कहाँ से आता है? दिस पीपल अर्न एंड दे सेव, सो दिस राइट। पीपल सेव देयर मनी इन बैंक्स, करेक्ट? करेक्ट। तो लाइक बैंक को पैसा, अब अगर इन्वेस्टर्स की बात करूं तो इन्वेस्टर्स से भी बैंक को पैसा आता है, वो लोग बैंक के बॉन्ड्स वगैरह खरीदते हैं। ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी सिंपल एंड लाइक स्वीट एंड शॉर्ट वे में जाएंगे, क्योंकि ठीक। बैंक को पैसा तो चाहिए। वो सरप्लस यूनिट्स इंडिविजुअल से भी मिल जाएगा सेविंग्स के फॉर्म में, यानी ये लोग सेव करेंगे और बैंक में डिपॉजिट करेंगे। जी। तो बैंक में बहुत सारे इंडिविजुअल्स अपना पैसा लगाएंगे, वो पूल करेगा उसको, और कंपनीज भी अपना अकाउंट वगैरह कंपनी भी मेंटेन करती है बैंक्स में, उनका भी पैसा इसको मिलेगा। एंड व्हाट दिस पीपल डू इज दे गेट द मनी इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, ओके, सिंपल वे में, एंड दे पास इट ऑन और दे लेंड, मतलब यहां पर तो ये बोरो कर रहे हैं आपसे, और दूसरी तरफ उधार दे रहे हैं। यस सर। दूसरी तरफ ये लोग लोन दे रहे हैं। हाँ हाँ, यस यस, दिस गाइज आर बोरोइंग फ्रॉम यू, आप यहां पर लेंड कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन once they borrow they lend it to the borrowers। बिल्कुल। borrowers में भी इंडिविजुअल्स रहेंगे जिनको हाउसिंग लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए, एक्सेट्रा, एजुकेशन लोन चाहिए। एंड कंपनीज रहेंगे जिनको मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए पैसे चाहिए, जिनको अपना प्लांट सेटअप करना है, ठीक है। और कंपनीज को और भी मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे बड़े बड़े इक्विपमेंट वगैरह खरीदना, उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो जी। इस तरीके से बैंक एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, एक इंटरमीडियरी की तरह काम करता है। परफेक्ट। तो आपका जो एफआरएम है, एफआरएम का जो कोर्स है, और बैंकिंग सेक्टर में एफआरएम की काफ़ी डिमांड है, क्योंकि ये बैंक्स जो पैसा लेती हैं, ये बहुत सीधा सीधा और सिंपल सा एक काफ़ी इजी तरीके का सेटअप दिख रहा है, बट इतना इजी नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस है। ये यहाँ से पैसे ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पैसा यहाँ दे रहे हैं, और ये लोग अगर डिफॉल्ट कर देते हैं तो फिर बैंक को बड़ा रिस्क है। तो ऐसे बहुत सारे रिस्क हम पढ़ने वाले हैं, बट अभी तो सिंपली हम बैंक के डेफिनेशन के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो बैंकिंग के बारे में, बैंक्स के बारे में है, ठीक है ना। तो अभी हम जी। जाएंगे। तो ये हमारा बैंक का फंक्शन हुआ। ठीक है। नाउ बैंक्स कितने टाइप्स के होते हैं? बैंक्स आपके जो है जनरली हम जो देखते हैं वो कमर्शियल बैंक्स हैं जिनसे हम लोग डील करते हैं। बैंक तो सभी कमर्शियल है वैसे, क्योंकि बिल्कुल। बैंक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं और लाइक लेंड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से बोरो कर रहे हैं और यहाँ लेंड कर रहे हैं। इनको 4% इंटरेस्ट देंगे फॉर एग्जाम्पल, और वैसे तो आपको पता है सेविंग डिपॉजिट्स 4% ही चल रहा है आजकल। और इनसे 16% लेंगे। लाइक सपोज अगर हाउसिंग लोन है तो 7% चार्ज करेंगे, 12%, जो भी हो उनका रिस्क, जो भी उनका रिस्क क्रेडिट प्रोफाइल स्कोर है, होगा। क्रेडिट जितने वो स्कोर होगा। रिस्की हैं उनके हिसाब से वो इंटरेस्ट आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ठीक। ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, डिपेंड्स। अगर अगर लाइक एक बिजनेसमैन जाके बैंक से अप्रोच करे लोन के लिए, तो जब मेरा ये हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो मुझे उन्होंने 7.25% पे लोन दिया। वही अगर सैलरी लेगा तो उसको 6.80 6.90 में भी वो लोग दे देंगे। रिस्क प्रोफाइल के ऊपर, आपके सिविल स्कोर के ऊपर, आपके क्रेडिट वर्थिनेस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। जी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट। सर मैं एक बार चार्जर लगा देता हूँ। आराम से सर, आराम से। या नाउ बैंक are definitely these are the functionalities of a commercial bank, क्योंकि बैंक यहाँ पर बिजनेस करने के लिए, बिजनेस और वो भी सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस, करेक्ट। राइट।
अब कमर्शियल बैंक्स को अगर मैं डिवाइड करना चाहूं तो दो टाइप के बैंक्स में डिवाइड कर सकता हूं। एक है ओके। आपका होलसेल बैंक, अच्छा जी। एक है आपका रिटेल बैंक। चलिए ओके। हम होलसेल बैंक और रिटेल बैंक के बारे में कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं बुक में, यानी जो मेटल मैं आपको आज पीडीएफ के तौर पे दूंगा उसमें तो सिर्फ वो एक लाइन सिर्फ लिखा है कि लाइक बैंक्स जो है वो होलसेल और रिटेल बैंक्स होते हैं, ठीक है ना। बट मैं आपको उसका एक कंप्लीट डिटेल एनालिसिस दे देता हूँ। ठीक है। एंड आपको अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको जो आपका बुक है एफआरएम का, जो जी जी, आपके कोर बुक। लाइक इंस्टीट्यूट से आता है, हाँ हाँ। उसके मैं आपको कुछ मतलब स्क्रीनशॉट्स भी या पीडीएफ भी भिजा दूंगा, आप उसको भी मतलब थोड़ा सा रिव्यू कर लेना, ठीक है ना सर। ठीक है। तो लेट्स सी द डिफरेंसेस, मैं यहाँ पर आपको पूरे डिफरेंसेस बता देता हूँ। ठीक है सर। डिफरेंसेस बिटवीन होलसेल बैंक एंड रिटेल बैंक। हम्म, सर जनरली नाम के हिसाब से आप देख सकते हैं, अगर एक रिटेलर है, दुकानदार, हम्म, हम हम्म, उसके पास जाते हैं और उससे जो भी सामान खरीदते हैं, हम्म, तो हम एक या दो आइटम या एक चार पांच आइटम खरीदने के लिए जाते हैं। वैसे हम जैसे बहुत हजारों लोग जाते होंगे उसके पास, दुकानें हम्म, भी बहुत हैं, ठीक है। हम्म। तो वो रिटेल बिजनेस होता है क्योंकि उसमें छोटा मोटा एक ऑर्डर ही प्लेस होता है, एम राइट। लेकिन बिल्कुल। जब होलसेल की बात करें तो ये जो रिटेलर्स, जो दुकानदार है, इनको पूरे एक एरिया को केटर करना है। तो ये क्या करेंगे, होलसेलर के पास बल्क ऑर्डर प्लेस करेंगे, उससे बल्क में पैसा लेंगे, करेक्ट। बिल्कुल सही। तो इसी हिसाब से हम लोग इन दोनों को डिवाइड करते हैं। ये लोग ज्यादातर लोन्स इंडिविजुअल्स को देंगे हम्म। जनरली, यानी इंडिविजुअल्स की डिमांड क्या रहेगी, एक हाउसिंग लोन ले लेना, एक एजुकेशन लोन ले लेना, या एक क्रेडिट कार्ड बैंक से ले लेना सर्विस के तौर पे, उनसे जो भी है लेके छोटे मोटे बिजनेसेस, छोटे मोटे लाइक काम के लिए पर्सनल लोन लेना, ये सब रिटेल बैंक के काम है, ठीक है ना। लोग रिटेल बैंक को ही अप्रोच करेंगे, होलसेल जी। बैंक के पास तो जाने वाले हैं नहीं, ठीक है। मेरा रिक्वायरमेंट अगर एक रिटेलर से, तो मैं होलसेलर के पास तो नहीं जाऊंगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब इसका अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो ये लोन्स जो है कंपनीज को देगा, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को देगा, क्योंकि यहां पर बिग टिकट लोन्स है, ठीक है ना। हम्म। टिकट साइज यानी लोन का साइज काफी बड़ा है। बिल्कुल जी। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, एमएनसीज, सर ये दिखने में काफी सिंपल लगेगा, सब कुछ ऐसा लगेगा कि ये सब तो मैं सब जानता हूं, लेकिन एक बात आपको बता दूं, क्योंकि हम्म। हम कई बार क्या है, क्वेश्चंस में जब वो ट्विस्ट करते हैं तो हम उसको कैश नहीं कर पाते हैं। हाँ जी। मेरा स्टूडेंट क्रैक किया था एफआरएम, हम्म। सेकेंड अटेम्प्ट में किया। ओके। लेट मी बी वेरी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट इन दैट केस, क्योंकि उसने सारे सब्जेक्ट उसने क्रैक किए, ठीक है ना। उसने एफएमपी क्रैक किया, वैल्यूएशन क्रैक किया, सिर्फ किस में गया पता है, फाउंडेशन में गया। फाउंडेशन पूरा थियरी सब्जेक्ट है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो ट्विस्ट करते हैं वो लोग, उसका हिसाब नहीं है। आई इन अंडरस्टैंड। जनरल उतना कुछ टफ भी नहीं है सर, बट वही है कि मतलब कोई चीज को अगर हम बहुत मतलब बहुत ही सिंपल समझ लेंगे ना, वही हिट करेगा हमारे को। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कॉर्पोरेट हाउसेस एंड एमएनसीज को देते हैं, एंड कॉर्पोरेट क्लाइंट्स यानी बड़े बड़े मतलब जो बिजनेस हाउसेस हैं उनको दिया जाता है। गवर्नमेंट को भी दिया जाता है, गवर्नमेंट ओ। कंपनीज को भी दिया जाता है। अच्छा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जो लोन्स हैं, इसके जो है ये टिकट साइज काफी कम है। टिकट बिल्कुल। साइज ऑफ लोन इज लो, एंड इसमें जो लोन का टिकट साइज है वो काफी हाई है। बिल्कुल सही। इसमें आप देखेंगे कस्टमर्स काफी मिल जाएंगे रिटेल बैंकर्स को, ठीक है ना। तो तो लार्ज लार्ज कस्टमर बेस। कस्टमर बेस, यस। इनका कस्टमर बेस छोटा रहेगा क्योंकि बहुत मतलब कंपनीज तो इंडिविजुअल्स के मुकाबले में इंडिया में बहुत कम ही है। हम्म। वैसे भी सारे रिच लोग भागी जा रहे हैं अभी चार्टर्ड फ्लाइट्स लेके, क्या होगा पता नहीं इकोनॉमी अरे, का। सही में। तो इन्वेस्टर्स ही नहीं है तो इकोनॉमी क्या बूम करेगी सर। देखते इसका हैं। नेटवर्क, हाँ सर, देखते हैं क्या रहेगा। या
इसका नेटवर्क काफी बड़ा होता है सर। देखिए हर एरिया में आप देखते हैं कि 4-5 किलोमीटर में एक ब्रांच ये लोग लगा के अपना बिजनेस करते हैं, है ना। बिल्कुल। क्राउडेड एरिया को मतलब सेलेक्ट करके, एचडीएफसी बैंक हुआ, आईसीआईसीआई हुआ, एक्सेस हुआ, तो काफी बड़ा नेटवर्क लगा के चलना पड़ता है। इनके लिए वो जरूरत नहीं है, इनका मतलब कम ब्रांचेस भी रहे तो चलेगा, ठीक है। क्योंकि कंपनीज इनको इनके पास जाके खुद ही अप्रोच कर लेगी, और मतलब एक सिटी में एक ही ब्रांच हो तो भी काफी है। हाँ। अब यहां पर एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जब काफी हद तक डिफॉल्ट हो जाते हैं तो एनपीएस क्रिएट हो जाते हैं। तो यहां पर एनपीएस काफी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इन लोग के पास बहुत बड़ा कस्टमर बेस होने की वजह से बहुत ही डाइवर्सिफाइड वे में इनका काम चलता है, तो थोड़ा रिस्क भी इनका कम हो जाता है। ठीक बात। एनपीएस आर हाई और आर डाइवर्सिफाइड इवन। सर एक सवाल आ रहा है इसमें। हाँ जी। अम, जो हमारे जैसे रिटेल बैंक्स हैं, दे हाँ। डू लोन आउट एंड दे आल्सो हैव सम सेविंग्स, राइट? यस। तो अगर जिन्होंने जितना लोन दे रखा है, हाँ उसमें से मान लीजिए हमारे एनपीएस जो है 30% हो जाते हैं, हाँ हाँ। ठीक है, जो 70% है दोज आर गुड परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब उनसे जो है पैसा आ जाता है टाइम पे। आ जाएगा। ठीक है, मैं जो कंफ्यूज हो रहा हूँ ना वो ये हो रहा हूँ, विल अ बैंक फाइल फॉर अ बैंकरप्सी अगर उसके सारे जो इनको जिनको उन्होंने लोन दे रखा है वो डिफॉल्ट कर जाएं? बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा है कि सेविंग्स का जो रहेगा उसमें लाइक स्टिल दे विल फाइल फॉर बैंकरप्सी। सर एक्चुअली क्या है, जब बैंक के पास डिपॉजिट्स के फॉर्म में पैसे बहुत कम आते हैं सर, ठीक है, हम्म। तो वो डिपॉजिट्स के फॉर्म में जो पैसे हैं, 1,000, 2,000, 5,000, कोई एक दिन में 1 लाख रुपए लगा दिया, ठीक है ना, हम्म। लेकिन एक दिन में 1 करोड़ रुपए का लोन भी चले जाता है उसके पास से एक हाँ घर जी, हाँ जी। खरीदने के लिए। तो बिल्कुल। इतना सारा पैसा उसके पास से चले जाता है, लेकिन उसके पास वो गिरवी होता है प्रॉपर्टी का टाइटल डीड्स, ओके। हाँ तो हाँ हाँ हाँ। जब एनपीएस होगा तो वो क्या करेंगे, आपका सार्फेसी एक्ट इंडिया में चलता है, उसके तहत वो लोग क्या करेंगे, ऑक्शन करके अपना पैसा निकाल देंगे। बट वो बिल्कुल। बड़ा रिस्क ये रहेगा कि प्रॉपर्टी के वैल्यूज क्रैश ना हो जाए, गिर ना जाए, जैसे 2008 में यूएस में हम्म। फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, तो प्रॉपर्टी बबल मैं जो आया उसके था। ऊपर ये चैप्टर के एंडिंग में बहुत आपको बहुत ही अच्छा एक सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस के बारे में आपको एक अच्छा लेक्चर देने वाला हूं, आप देखना उसको। ठीक है। तो बैंक्स ओरिजिनेट टू डिस्ट्रीब्यूट मॉडल होता है, यहाँ पर हम्म। है, वो कैसे अपना पैसा क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। ठीक। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो वहीं पर टिल्ट हो रहा है कि इनके पास जब इतना पैसा डूब जाएगा तो ये हम्म। पैसा लाते कहाँ से, करेक्ट ना सर। हाँ, राइट राइट, इन अ फॉर्म। तो वो हम लोग वो जब एंडिंग में जब आएंगे, ये लोग के पास क्या होता है सर, जितने भी ये लोग के पास प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स हैं, ये लोग उसको बॉन्ड बना के बेच देते हैं, इलिक्विड को लिक्विड सिक्योरिटाइजेशन। में कन्वर्ट कर देते हैं। सिक्योरिटाइजेशन कर देते हैं। हाँ, सिक्योरिटाइजेशन करके वो बॉन्ड्स को बेच देते हैं, लेकिन फिर भी उसमें भी काफी डर तब होता है जब मार्केट क्रैश होता है, क्योंकि जिनके पास से पैसा आना है, जो हम्म लोन डिफॉल्टर्स तो डिफॉल्ट कर देंगे, उनसे तो पैसा हम्म नहीं आ रहा, और हम्म। फिर इंटरेस्ट पे करने का इनके ऊपर प्रेशर है, किनको, बॉन्ड होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर वो मॉडल भी काफी अच्छा था, इन्होंने बना रखा था एक सिस्टम, लेकिन हम्म। वो मॉडल के ऊपर भी बहुत ज्यादा आप समझ लीजिए कुछ कुछ बैंक्स आउट हो गए, लीमन ब्रदर्स जैसे। फिर हाँ। बैंक एफआरटीबी बैसल कमेटी बैठी, और फिर एफआरटीबी बैंकिंग जो रिफॉर्म्स लेके आए ये लोगों ने, उसमें इन लोगों ने कुछ इकोनॉमिक कैपिटल और कुछ रेगुलेटरी कैपिटल कुछ कुछ इन लोगों ने मतलब फिक्स किया, और थोड़े सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग किया कि आप कि जिनको लोन दे रहे हैं उनको क्या हिसाब से देना है, क्या क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करने के बाद देना है, तो ताकि आपको एनपीएस का रिस्क, आपको डिफॉल्टर्स कम रहे, और उनका पेमेंट भी आपको आता रहे। तो उन लोगों ने काफ़ी रिफॉर्म्स लेके आए, और अभी भी रिफॉर्म्स चल ही रहे हैं बासल कमेटी के। राइट 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 राइट। ठीक है। हाँ सर। सर बहुत क्वेश्चंस पूछिए सर, मज़ा आता रहता है, मतलब डिबेट, इंटरेक्टिव सेशन इज व्हाट आई वांट। जस्टिफाइड जस्टिफाइड जस्टिफाइड। एक तो चीज और, ये जो अपने हाँ जी। होलसेल बैंक्स हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बैंक्स? सर इन्वेस्टमेंट बैंक्स तो कंप्लीटली आप समझ लीजिए डिफरेंट ही है, ये थोड़े सेक्टोरल टाइप के बैंक्स है, जैसे आईडीबीआई, ओके। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। वो क्या अच्छा। करेगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बड़े बड़े जो कंपनीज हैं उन लोग को ही लोन देगा। इन्वेस्टमेंट बैंक आपको लोन नहीं देता सर, आपके लिए फंड्स रेस करता है। राइट राइट मैं राइट अभी राइट। आने वाला हूं।
आपको ठीक। आज इतना अच्छा नॉलेज मिल जाएगा बैंक्स के ऊपर, मैं गारंटी दे रहा हूं, इतना आपको कोई भी नहीं बताने वाला है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैं आपको ये चीज बॉन्ड पेपर पे लिख के दे दूंगा सर। अरे सर रिकॉर्ड हो रहा है, आप रिकॉर्ड हो रहा भी है। चलिए आगे बढ़ते क्योंकि हैं। सर मेरा काफी नोट्स बनाता हूँ स्टूडेंट्स के लिए जो भी क्लास में जाते हैं, क्योंकि उनको कोई भी चीज आपको ज्यादा सर्च करने का नहीं रहेगा सर, टेंशन। क्योंकि आप हम्म। एक बार रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, अपना एक नोट्स बना लेंगे हैंडमेड, बाकी बिल्कुल। रीडिंग कर लेंगे, फिनिश, आप टेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि अब टाइम भी नहीं है ना सर आपके पास। हाँ। तो इधर पर इजी टू रिकवर लोन्स, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर बेस काफी छोटा है, यहाँ पर मतलब लोन्स बहुत ही मुश्किल है रिकवर करना सर। बिल्कुल यहाँ पर एक बिल्कुल। पॉइंट लिख देते हैं, नॉट, क्योंकि इतने लोगों को चेस करना, उनके घरों पे जाना या उनसे पैसा निकालना, इट्स नॉट इजी। राइट राइट। और कोलैटरल तो रखते ही हैं लोन देने से पहले, वो तो है ही एक पॉइंट, बट हम्म। उसकी वैल्यूएशन भी गिर जाए तो हम लाइक हमारा पैसा काफी नुकसान हो जाता है। और बिल्कुल। पर्सनल लोन्स के लिए क्या कोलैटरल रखना है, वो तो ट्रैक रिकॉर्ड देख के, इसका सैलरी बेस, सैलरी कैसा है, क्या आ रहा है, और उसके स्पेंडिंग हैबिट्स क्या हैं, उनको देख के दे दिया जाता है। हाँ जी हाँ अभी जी। तो कोविड-19 में काफी लोगों ने डिफॉल्ट किया है ना सर। बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है, काफी 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 लोग, मतलब अब पता नहीं सेकेंड वेव के बाद फिर स्टेबल नहीं हुआ तो मिडिल क्लास विल बी पुश्ड टू, पता नहीं अब कौन सा क्लास। वैसे हाँ। क्लास में तो सर मैं बिलीव भी नहीं करता, बट व्हाट विल हैपन इट्स लाइक अनसर्टेन, दैट्स द रीजन व्हाई एफआरएम इज अ गुड कोर्स टू डू। आपको यकीन नहीं होगा, कल परसों ना केजरीवाल ने बोला है टीवी पर, हाँ, द लास्ट थिंग आई वांट इज टू हैव द इमरजेंसी डिक्लेयर्ड। दैट इज गुड, यस, दिस गाइज आर फाइटिंग, तो उसमें पब्लिक का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एनपीएस आर नॉट डाइवर्सिफाइड, और एनपीएस इनके लेस भी होते हैं, बट सर बल्क अमाउंट के एनपीएस होते हैं। विजय माल्या जैसे लोग भाग गए, हाँ। तो ऐसे टाइप के लोग जब मोदी क्रिएट भी था कर, ना, कौन सा नीरव मोदी। ये सब स्कैमस्टर सर, ये पूरा मतलब ये इंटरनली पता नहीं है, ये अनएक्सपेक्टेड लॉसेस है सर। एक्चुअली क्या है, लोग अपने एडमेंट नेचर के वजह से नुकसान भुगतते हैं। आज हम, हमारी कंट्री जो नुकसान भुगत रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमेंट नेचर के वजह से ही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। when you can listen to the experts, you're not giving any, you're not paying heed to them, आप कोई उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो ऐसे ही होगा। बिल्कुल सो जी व्हाट बिल्कुल। हैपेंड कि विजय माल्या इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अनएक्सपेक्टेड लॉस। वैसे आपको जो दूसरा चैप्टर में करवाने वाला हूं उसमें ये मैं डिस्कस भी करने वाला था। हम्म। 40 इयर्स तक विजय माल्या ने कभी डिफॉल्ट किया नहीं, हाँ। हमेशा वो अपना लोन्स क्लियर किया। हम्म। एंड उसके बुक्स, जो भी बुक्स है, कभी भी मतलब उसके अकाउंटिंग कभी राइट ऑफ हुआ ही नहीं, मतलब बैंक को कभी नौबत नहीं आई। बट when he took the Kingfisher Airlines, he हम्म। wanted to give a luxurious travel to the people, बट हम्म। हमारे कंट्री को उस टाइम पे वो रिक्वायरमेंट नहीं था। उसके डायरेक्टर्स ने बोला भी था उसको कि अभी हम्म। मार्केट इतना मेच्योर नहीं हुआ है। आप आज अगर कोई एयरलाइंस खोलता है, आज कोई एयरलाइंस क्यों नहीं मैं चलाना चाहता सर, क्योंकि आज की डेट में ये प्रॉब्लम है। यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो उस समय में बजट एयरलाइंस की जरूरत थी, बट ही केम आउट विद दिस, तो उसका मेंटेनेंस, वो कॉस्ट वगैरह काफी, उसने प्लेन्स लीज पर लाया करा, ही कुडंट बियर इट, उससे वो पूरा बर्बाद हो गया एंड ही बिल्कुल। डिफॉल्ट। हम्म। तो ये एक मतलब एक बहुत अच्छी कंपनी अगर डिफॉल्ट कर देती है तो अनएक्सपेक्टेड लॉस है। बिल्कुल। हाँ, अगर वो हैबिचुअली कर रहा है तो वो एक्सपेक्टेड की कैटेगरी में आता है। हाँ। और यहां पर देखिए सर, यहां पर कस्टम इसका जो लाइक अगर आप बोलें, इनको हम्म। जो डिपॉजिट्स के ऊपर हाई इंटरेस्ट बैंक देती है, अच्छा। क्योंकि इनका जो काफी है बल्क में पैसा होता है, इनके पास बार्गेनिंग पावर भी है बैंक से। हाँ। मतलब हाई इंटरेस्ट वैसे भी देगी, और जब लोन लेंगे तो कम पुश करके कम में भी ले सकते हैं। राइट। बहुत सारे फायदे हैं इनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहां पर वाइसी वर्सा है, हाँ। इनसे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा और डिपॉजिट में कम दिया जाएगा। बिल्कुल। अगर मैं इसके बारे में कुछ डिस्कस करूं तो आईडीबीआई हम्म। हमारा वन ऑफ द बैंक्स है। ओके। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है एक्सिम बैंक। जहां तक मैं समझता हूं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का वही काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को लोन्स वगैरह प्रोवाइड करना। और हम्म। यहाँ पर आपका आईसीआईसीआई है, एक्सेस है, ठीक है, ये एचडीएफसी है वगैरह। सर एक बार देख लीजिए, फिर आपका दूसरा टॉपिक जो है इन्वेस्टमेंट बैंक पे ही हम जाने वाले हैं।
उसके फंक्शन सब डिस्कस करेंगे। मैं आप ठीक। देखिए, मैं स्क्रॉल डाउन कर दूंगा। नहीं, मैंने एक्चुअली लिख लिया साथ साथ। ओके सर, विल साथ मूव। साथ। एक बात बताइए सर। अब हाँ जैसे कि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जा रहा हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। हाँ हाँ, पूछिए सर। जैसे कि ना अपना ये LIC वगैरह के म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं, होते हैं सर। तो इनको हम लाइक विल वी प्लेस देम अंडर अ कैटेगरी ऑफ बैंक्स, क्योंकि वो भी तो एट द एंड हमसे पैसा लेकर के मार्केट में लगा रहे हैं। सर वो बैंक जनरली बैंक नहीं है सर, बैंक वो होते हैं जो डिपॉजिट लेते हैं आपसे, हम्म। डिपॉजिट बोलकर। अच्छा। वो आपको प्रोडक्ट बेच रहे हैं अपना, आपको इंश्योरेंस हाँ। प्रोडक्ट बेच के आपसे बहुत सारा पैसा ऑल इंडिया से वो ले रहे हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर। उनको वो पूल करके इन्वेस्ट कर देते हैं और वहां से रिटर्न्स जनरेट करके पास थ्रू कर देते हैं, आपको दे देते हैं। ठीक 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 हाँ ठीक। सर, मजेदार मजेदार चैप्टर्स आने वाले हैं आगे म्यूचुअल फंड्स वगैरह के, बहुत अच्छी अच्छी डिस्कशन रहेगी अपनी। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है इन्वेस्टमेंट बैंक्स का है। चलिए, इन्वेस्टमेंट बैंक्स में जनरली आपको तो काफ़ी फेमस बैंक्स पता ही है, हमारे JP मॉर्गन है, आपका HSBC है, ये सब बैंक ऑफ अमेरिका है, दीज आर ऑल इन्वेस्टमेंट बैंक्स। ओके, जी जी। सो पॉइंट टॉपिक नंबर 2 आपका इन्वेस्टमेंट बैंक्स, क्योंकि ये आपको जनरली ये टर्मिनोलॉजी हमेशा आता रहेगा, सो इट इज़ बेटर मैं एक रिसर्च करवा दूं आपको इस पर। बिल्कुल जी। सो वी हैव इन्वेस्टमेंट बैंक्स। ओके, तो एक छोटा सा लाइन भी बता रहा है, लाइक दोज, मतलब इनका काम यही है कि जो भी इनके क्लाइंट्स हैं, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनको IPO करवाना है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ओके, हम्म। प्राइमरी मार्केट से पैसा उठाना है, यानी शेयर्स बेचकर लोगों को अपने बिजनेस में होल्डिंग्स देकर, तो हम्म। वो काम वो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन उनसे उतना एफिशिएंटली नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट बैंक वो काम आपके लिए ज़्यादा एफिशिएंटली कर देगा, क्योंकि इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो काम करने का। They have goodwill in the market for that, people trust them, okay, and they are into that particular business of doing, experts हैं। राइट। तो राइट। investment banks are those that assist in raising capital for their customers by managing the issuance of debt, यानी आपके डेट्स, आपके बॉन्ड्स भी इशू कर देंगे मार्केट में, इक्विटी भी इशू कर देंगे, एंड ठीक। वो आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस के मैटर्स में जैसे मर्जर्स, रिस्ट्रक्चरिंग, एक्विजिशन पे भी आपको काफी हद तक सलाह दे देंगे, आपको हम्म। जाना है कि नहीं जाना है, मर्जर एक्विजिशन करना है कि नहीं करना है, ठीक है ना, वो हम्म। कंपनी कैसी रहेगी, एक्सेट्रा। ठीक है। इनका कमर्शियल बैंक के जैसा डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने का काम नहीं रहता सर, सिर्फ राइट। ये अपना फंड्स आपका रेस करवा के अपना एक पर्टिकुलर जो जो भी कमीशन होता है वो ये अपना ले लेते हैं। अच्छा। जनरली अंडरराइट करते हैं, अंडरराइट फाइनेंस के अंदर में अंडरराइटिंग का मतलब यही है, आपके फंड्स आपको रेस करके देना। ओके। वैसे फंड, ये आपका अंडरराइटिंग बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स में बहुत अलग अलग डेफिनेशंस होते हैं अंडरराइटिंग के, इंश्योरेंस में अलग हाँ। रहेगा, बैंकिंग में अलग रहेगा, फाइनेंस में अलग रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, मैं क्योंकि जब आपने कहा ना कि लाइक फंड रेज करके वो, तो हाँ, मैं ये ये सोच रहा था अंडरराइटिंग कि है, लाइक इन्वेस्टमेंट बैंक के जॉब लिए ये मार्केट में ना अंडरराइटिंग, यही वो अंडरराइटिंग लोग का ये आपसे लोग ले रहे बोलते हैं। हैं भैया कि तुम क्रेडिट एनालिस्ट हो। हाँ सर, हाँ सर। हाँ हाँ। तो मेजर एक्टिविटीज हमारे जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स के हैं, हम्म। सबसे पहले रेजिंग कैपिटल फॉर कंपनीज ओके। in form of sale of stocks, bonds, एंड मतलब ये सब, ये सेल ऑफ स्टॉक समझ लीजिए आपके लिए IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वही आपका जो प्राइवेट फर्स्ट टाइम इक्विटी आपका भी, स्टॉक्स वो पब्लिक को बेचेंगे। प्राइवेट ठीक है इक्विटी भी इसके अंदर आ सकता है सर? हाँ सर। प्राइवेट इक्विटी। हाँ, प्राइवेट इक्विटी लाइक भी हो सकता है और प्लेसिंग भी हो सकता है। ये प्राइवेट इक्विटी या प्लेसिंग दोनों भी काम ये लोग कर सकते हैं। अच्छा। वैसे अभी अगर मैं प्राइवेट प्लेसमेंट बोलूं, जैसे आपने बोला कि प्राइवेट प्लेसमेंट होगा या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होगा, या तो ये पब्लिक को बेच देंगे या या तो किसी पूरा एक ही बल्क का बंदे को। बल्क उठा के किसी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को बेच देंगे। ठीक। ठीक। ये कई बार क्या करते हैं, खुद भी खरीद के ज्यादा दाम में भी बेच देते हैं, अच्छा खासा मुनाफा हाँ कमाने के लिए। हाँ 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 हाँ। आउटराइट बाई करके ज्यादा, मतलब बहुत कम में बाई कर लेते हैं आपसे बल्क में, कंपनी की रिक्वायरमेंट जो है, नीड्स को फुलफिल करके ज्यादा दाम में बेच सकते हैं, डिमांड क्रिएट करके। ठीक है। ठीक है। ठीक सो सेल ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स in the form of IPOs, or more complicated securities like convertible debts. है। ओके।
अभी उसका आया ना, हाँ सर। अभी जेके का आ रहा है ना, एन कन्वर्टेबल डिबेंचर आ रहा है जेके हाँ, का। किसका सर? जेके? जेके टायर्स। जेके टायर से कन्वर्टेबल डेट आ रहा है, ओके ओके सर। हाँ हाँ, 7% का ये लोग दे रहे हैं। अच्छा, अच्छा ये सर कन्वर्टेबल डेट। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या चेक करते हैं कंपनी का? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो टेक्निकल पहले चेक करता हूँ, क्योंकि हमारे इंडिया में ना जो वैल्यूएशन नामक चीज़ है वो काम करती नहीं। सो आई गो फॉर द टेक्निकल्स, एंड उसके बाद फिर अभी जैसे कोविड में तो चलो काफ़ी स्टॉक्स नीचे आ गए हैं। हाँ, सर, टेक्निकल एनालिसिस तो एक रिस्क है सर, फंडामेंटल एनालिसिस भी करना पड़ता। हाँ बट अभी क्योंकि ना लाइक ड्यू टू कोविड फंडामेंटल्स आर नॉट नॉट शोइंग सो मच स्ट्रेंथ। अभी पता नहीं ना सर कि वो लोग क्या मतलब वो लोग कुछ क्रिएटिव अकाउंटिंग कर रहे हैं या सच बता रहे हैं, झूठ बता रहे हैं, वो सब पता नहीं। बिल्कुल और फिर बिल्कुल। उनका जब ऑडिट होने के बाद वो स्टेटमेंट्स के लिए वेट करने में टाइम लगता। तो हाँ अभी मतलब अभी तो मार्केट अच्छा नहीं है सर, गोल्ड ही ठीक है। हाँ, अब तो काफ़ी कंपनी शिफ्ट भी कर रही है ना अपने ऑपरेशन, स्टार्टअप भी तो शिफ्ट करने वाला है, आई गेस विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। स्टार्टअप्स भी शिफ्ट करने वाले हैं। हाँ, दे आर प्लानिंग टू गो टू मनीला, फिर इंडिया का फिलीपींस। मार्केट क्या होगा? सर इंडिया में फोर्स तो होनी चाहिए काम करने के लिए, बच्चे बचनी तो चाहिए। हम्म, क्या तो पता सर। These investment bank executives and ये जो भी अपने इनके एग्जीक्यूटिव्स है और कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं ना, हम्म। ये मिलकर सिक्योरिटीज को बेचने के लिए देखते हैं, ठीक है सर। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं ना कुछ बुक बाइंडिंग वगैरह कुछ बोलते हैं, नहीं बुक बिल्डिंग बोलते हैं मेरे ख्याल। हाँ सर, ये लोग आपस में मिल जाते हैं और दोनों मिलके मतलब परसुएड करते हैं कि इन्वेस्टर्स को हम्म, सिक्योरिटीज बाई करने के लिए काफी हद तक उनको मतलब अट्रैक्ट करते हैं। ठीक 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 ठीक। पिच बुक। हाँ सर। पिच बुक कायदे से मतलब पिच करते हैं ना, दे पिच देयर कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट। क्या सर, सॉरी? एक बोलते हैं ना कि पिच करना। हाँ हाँ हाँ, यस 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 हाँ यस, आप सही बोल रहे हैं सर, परसुएडिंग, यस। हाँ। अच्छा, अभी क्या होता है कि प्राइसेस फॉर सिक्योरिटीज इज एग्रीड अपॉन बिटवीन बैंक एंड इशूइंग कंपनी, हाँ एंड जी। देन बैंक प्रोसीड्स टू मार्केट सिक्योरिटीज। मतलब ये लोग क्या करते हैं, पहले प्राइस एग्री कर लेते हैं, उसके बाद उसको फिर बेच देते हैं, ठीक है सर। अब ओके। इसमें क्या होता है, दो टाइप के तरीके से, एक तो आपका प्राइवेट प्लेसमेंट होता है हम्म। और एक आपका आईपीओ होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट में ये जो स्टॉक्स है ये मतलब इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को बेच देते हैं। जी। जैसे आपने अभी बताया एल आई सी। हम्म एल आई सी एक काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, पेंशन फंड्स, हम्म। यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और आईपीओ में क्या होता है, ये सोल्ड टू पब्लिक, हाँ जी। ठीक है सर। जी। और इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करते हैं, मतलब कभी कभी खुद भी खरीद के फिर वैसे भी बेच देते हैं, ये भी एक तरीका होता है। तो तो ये मैं कोई आपको कुछ, गारंटी भी लेते होंगे सर? मतलब जैसे कि एक कोई कंपनी गई है कि हमारे को इतना पैसा रेज हाँ कराना वो है। उनके एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है सर। जैसे गारंटी लेते हैं तो वो पूरा खुद ही आउटराइट खरीद लेते हैं अगर नहीं बिका तो, और फिर उसको कैसे भी बेचने का काम वो लोग कर लेते हैं। ठीक 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 ठीक। और ये जो है, ये जेपी मॉर्गन एक हम्म। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है, क्रेडिट बैंक सूज। ऑफ अमेरिका है, इंडिया में भी है काफ़ी मतलब बैंक्स, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी, ये लोग भी करते हैं ये काम। हाँ हाँ। ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी कर रहे हैं, ये बैंकिंग सर्विसेज भी कर रहे हैं, ये अपना म्यूचुअल फंड्स भी बेच रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बैंक ऑफ अमेरिका है आपका, एंड ई आपका एन एच वाई एस बी करके सी है। है। ये फेमस है, ईएनवाई का भी है क्या सर? ई एन वाई की बहुत बड़ी डिवीजन है सर। अच्छा सर, मेरे को थोड़ा ईएनवाई मतलब ये यूके बेस्ड है क्या? हाँ हाँ वही, मतलब यूके बेस्ड है ना। यूएस बेस्ड ज़्यादा चलता, तो हाँ। उतना ध्यान नहीं गया सर। कोई नहीं। तो ये आपके इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए। अब देखिए सर, नेक्स्ट है मेजर रिस्क फेस बाय बैंक। बैंक को भी रिस्क होता है सर। सबसे बड़ा बिल्कुल। रिस्क है क्रेडिट रिस्क। अगर जो बोरोवर्स बैंक से बोरो करते हैं वो डिफॉल्ट कर जाएं तो क्या हम्म, होगा?
क्रेडिट रिस्क है। क्रेडिट रिस्क होगा, ठीक है ना सर। अब बैंक्स उससे अपने आप को बचाएंगे कैसे? डेफिनेटली वो जो भी कोलैटरल लिए हैं उसको बेच के अपना पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, हाँ जी। तो सर ये जो क्रेडिट रिस्क है ये दोनों ही फेस कर रहे हैं, होलसेल सर भी, अगर रिटेल ये भी? क्रेडिट रिस्क कैसा होता है सर, हम्म। आपके लिए क्रेडिट रिस्क है, अच्छा। बैंक के लिए जो क्रेडिट रिस्क है वो सामने वाले पार्टी के लिए डिफॉल्ट रिस्क है, रेपुटेशन रिस्क है, गुडविल रिस्क है। राइट 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 वो राइट डिफॉल्ट कर देता है तो वो डिफॉल्टर की कैटेगरी में आ जाता है, तो उसका रेपुटेशन खराब हो जाता है, क्रेडिट वर्थनेस खराब हो जाता है। हाँ 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 हाँ। अब मार्केट रिस्क तो देखिए सर, एक काफी लंबा चौड़ा सा डिबेट है मार्केट रिस्क के ऊपर, बिल्कुल। क्योंकि मार्केट रिस्क कब क्रिएट होता है? जब बैंक अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हाँ जी। मैं आपको कुछ मार्केट रिस्क के यहां पर पॉइंट्स बता देता हूं। हाँ जी। बैंक्स भी इन्वेस्ट करते हैं, डेफिनेटली बैंक्स अपना प्रॉफिट तो कमाते हैं, 4% पे आपको दिया हम्म। और फिर 11% से इनसे लिया, सात हम्म। परसेंट का इंटरेस्ट डिफरेंशियल कमा लिया। तो ये जी। करेंगे क्या? इसको और बढ़ाएंगे ताकि अपना बिजनेस को भी एक्सपांड कर सकें, तो इन्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल। इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट रिस्क क्रिएट होगा। और कहाँ कहाँ इनका पैसा लग सकता है? डेफिनेटली ये अगर फॉरेन करेंसी में डील करने वाले बैंक्स होते हैं तो बहुत सारा डॉलर होल्ड करके रखना पड़ता है, खरीद के रखना पड़ता है। डॉलर के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आ सकता है ना सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो एक्सचेंज रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है। जैसे अगर मतलब सपोज बैंक ने बहुत सारा पैसा ट्रेजरी बॉन्ड में डाल रखा है, ओके। ट्रेजरी बॉन्ड 8% पे 6% पे आपको इंटरेस्ट दे रही है, मार्केट में 8% चले गया, तो क्या होगा? हम्म। व्हेन इंटरेस्ट मार्केट इंटरेस्ट रेट्स आर हाई द बॉन्ड वैल्यू विल गो डाउन। गो डाउन। तो इससे आपकी बॉन्ड की वैल्यू कम हो रही है, तो आपका यील्ड के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड अगर वैसे ही अगर इंटरेस्ट रेट्स लाइक ज्यादा हो जाते हैं तो बॉन्ड का वैल्यू अनएक्सपेक्टेडली हाई हो जाए। मतलब कम हो गया, और अगर कम हो जाते हैं तो अनएक्सपेक्टेडली बढ़ भी जाता है। तो ये इंटरेस्ट रेट रिस्क है। बिल्कुल। रिस्क का मतलब क्या है सर? रिस्क का मतलब है खतरा। समथिंग नेगेटिव बैड कैन हैपन। नेगेटिव हाँ, नेगेटिव इवेंट समथिंग की बैड कैन प्रोबेबिलिटी। हैपन। एक सिंपल सा लाइन है सर, समथिंग बैड कैन हैपन। अगर मैं बिल्कुल। जनरल डिक्शनरी में देखूं तो समथिंग बैड कैन हैपन। हम्म। और अगर मैं ऐसे फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं और मुझे जो मिल रहा है एक्चुअल, वो दोनों डिफर कर रहा है, और वो दोनों डिफर कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट कॉल्ड रिस्क। राइट राइट अगर राइट। ये ना होता तो जो मुझे चाहिए वही हमेशा मिलता, सर्टेन। जी। तो ये हो गया आपका। एंड कमोडिटीज में भी पैसा लगाते हैं आप, जिंक खरीदते हैं और बहुत सारे कमोडिटीज है सर। तो किसी में भी उसका पैसा में अगर डिमांड सप्लाई का गेम होता है, तो हम्म। ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा मतलब किसी चीज़ का अगर हम लोगों ने इन्वेस्ट करके रख दिया, वो कमोडिटी की वैल्यू गिर रही है, उसकी डिमांड कम हो गई है, हम लोगों ने स्पेकुलेटर की तरह सोचा बढ़ेगा, बट वो धड़ाम से गिर गया, हो सकता है ऐसा। बिल्कुल जी बिल्कुल। एंड आपके इक्विटी प्राइस के भी, स्टॉक्स की वैल्यू अचानक से गिर जाती है मार्केट में। जैसे एक ऐसा इवेंट आता है कि अब हम एक कंपनी को खरीदने वाले हैं फॉर हम्म। एग्जांपल, और वो है सिक यूनिट, और लोगों का सेंटिमेंट ऐसा है कि ये एक हाथी खरीदने वाला है, वाइट हम्म। एलिफेंट, जिसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो हम्म। स्टॉक्स गिर जाएंगे। एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट मिला डैम बनाने का, हम्म। जबरदस्त पैसा है, तो आराम आराम से और अचानक से स्टॉक के वैल्यूज बढ़ जाएंगे। हमारे सेंटिमेंट्स के ऊपर ही तो मार्केट में सब चलता है। बिल्कुल जी ये बिल्कुल। हम है तय करने वाले मार्केट का जो एक सेंटिमेंट, एक मार्केट किस तरफ जाएगा, है ना सर। हाँ अभी जी। कोविड-19 में भी अगर इंडियन इकोनॉमी पे किसी का कॉन्फिडेंस है, अगर हमारे लोगों का कॉन्फिडेंस है, वो खरीद रहे हैं तो अच्छा ही रहेगा, नहीं तो गिर जाएगा। बट बिल्कुल। कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? बहुत मुश्किल है। सही बात। अभी तो लोग सिर्फ यही देख रहे हैं, मेरा पैसा जो बचा हुआ है ना 2-4 साल खाने का पीने का, वो रख लो बस। हाँ। एक्चुअल में। ये हालत आके रखी हुई है अभी। अब इट इज ऑपरेशनल रिस्क, ये भी बहुत बड़ा एक रिस्क है सर बैंकिंग सेक्टर के लिए। ये तो चलिए इन्वेस्टमेंट में नुकसान खाने का रिस्क है, जो भी हम्म। इन्वेस्टमेंट करें उसमें काफी खतरे हैं। क्योंकि हम्म। इन सब में, इन सारे चीजों में वेरिएबिलिटी, ये वेरिएबल्स हैं, ये कभी भी जी। फिक्स रहने के कोई चांसेस नहीं है, ठीक है ओके। ना सर। और एक ओके। बिगर पिक्चर देखेंगे तो इन्फ्लेशन वगैरह भी आ सकता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। अब हम इसको इतना रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, देख लेंगे ठीक। आगे। लेकिन अगर ऑपरेशनल रिस्क की बात करें, अगर मेरी कंपनी में इंटरनल फ्रॉड्स हो जाते हैं, हम्म। पीएनबी। ये तो आपसे ज्यादा अच्छा कौन जानेगा सर, आप ऑडिट फर्म में हैं।
तो आप काफी हद तक आपको इसका आइडिया रहता ही है। हाँ। एक्सटर्नल एक्सटर्नल फ्रॉड हो जाते हैं, या कहीं समझ लीजिए आप आपके कंपनी के सॉफ्टवेयर जो हैं वो क्रैश हो जाते हैं, हम्म, और आपके मैनेजमेंट और मतलब एम्प्लॉयज के बीच में मतलब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर जगह से ये ऑपरेशंस को इम्पैक्ट करेगा सर, करेक्ट। हाँ जी। और कुछ आप अगर एग्जांपल दे सकें। ऑपरेशनल में तो सर हम लोग तो ये चीज़ ना गवर्नमेंट में देखते हैं फिर। हाँ, मतलब जैसे हमारे कोई कस्टमर है, क्लाइंट है, वो लोग डिफॉल्ट कर देते हैं, ये सब मतलब हम अगर ऑपरेशन में रखें तो ये स्पेसिफिक है। जैसे और कि आप इसका जैसे जैसे सबसे बड़ा डेटा एग्जांपल, थेफ्ट है। नहीं हमारे लिए इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सूडान की इकॉनमी। हाँ सर, वो अफ्रीका, ओके, हाँ हाँ। जहाँ पे कूप होने का चांस होता है, पता नहीं होता, सो दैट देयर इट इज द बिगेस्ट रिस्क। डेटा थेफ्ट भी एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि हमारे जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है कहीं अगर वो चले गया तो इससे भी काफी बड़ा रिस्क आ जाता है, ठीक है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या है सर, नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट आने वाला है वो है हमारा इकोनॉमिक वर्सेस रेगुलेटरी कैपिटल। तो इकोनॉमिक इसके वर्सेस बारे रेट। में छोटा डिस्कशन कर देते हैं और बड़ा सिंपल वे में समझ लेते हैं। सर इकोनॉमिक कैपिटल, अगर मैं दो पॉइंट्स लिख देता हूं सर, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। हाँ जी हाँ जी। इकोनॉमिक कैपिटल, सर इकोनॉमिक कैपिटल वो है जो बैंक्स एस्टिमेट करके रखते हैं कि इतना हमें मिनिमम चाहिए, क्योंकि अगर हमें एक नुकसान हो गया तो उस दिन हम अपने आप को बचा सके, या उस दिन हम बैंकरप्ट ना हो जाएं, उसके लिए हमें हमारे पास मिनिमम इतना पैसा तो होना चाहिए, ठीक है। ओके। सर हर बैंक को पता होता है कि एक गिवन डे में उसकी लॉस क्या हो सकती है। सपोज एक बैंक है, उसको पता है कि एक गिवन डे में उसका उसका लॉस 1 लाख रुपए हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल। हाँ जी। मतलब डिफॉल्ट के वजह से या कोई भी रिस्क के वजह से इन्वेस्टमेंट में उसका पैसा डूब जाना, वो पूरा एस्टिमेट करके रखे कि 1 लाख तक का मेरा एक दिन में नुकसान हो सकता है। तो हाँ। अगर वो 1 लाख तक का नुकसान हो सकता है और 1 लाख तक का अपने पास अरेंजमेंट रख लेना, तो उस दिन वो बैंक होने से बच गया, करेक्ट। राइट। तो इकोनॉमिक कैपिटल वही है कि जो बैंक को हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ता है अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए। अच्छा जी। सो द मिनिमम। सर इसमें और वैल्यू एट रिस्क में क्या फर्क होगा? सर आप इकोनॉमिक कैपिटल को डिसाइड करने के लिए वार यूज करेंगे, यानी आपका एक दिन में अच्छा। गिवन लॉस कितना हो सकता है वो आप इससे मेजर करेंगे, क्वांटिफाई हाँ करने के लिए। हाँ हाँ हाँ। ये वार इज अ मेजर ऑफ रिस्क। हाँ जी हाँ जी। तो आपका अगर कुछ परसेंटेज मालूम चलता है कि भाई इतना परसेंट हमारा नुकसान हो सकता है, आप वो हम्म। पोर्टफोलियो के वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उतने का नुकसान मालूम कर लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। हम फाउंडेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर में इस वार के बारे में एक एग्जांपल देखने वाले हैं। अच्छा। सो द मिनिमम कैपिटल, लाइक बैंक्स एस्टिमेट करते हैं, हम्म। बैंक्स एस्टिमेट द मिनिमम कैपिटल required to keep, हम्म। okay, to save itself हम्म। from a loss on a given day। ठीक है। अब ये लॉसेस आपके फिक्स नहीं रहेंगे सर, ये फ्लक्चुएट कर सकते हैं। राइट। एंड आपका रेगुलेटरी कैपिटल मतलब द मिनिमम कैपिटल विच बैंक शुड कीप, ये आपका रेगुलेटर, आपका एपेक्स इंस्टीट्यूशन बोलेगा। ओके। यानी ये बैसल कमिटी में बहुत सारे मतलब बड़े बड़े एपेक्स बैंक्स हैं, वो सब आपस में लाइक बैंकिंग सेक्टर में रिव्यू रिफॉर्म लाने के लिए उनके सबके मतलब प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। स्विट्जरलैंड में है इनका, जिनीवा हाँ में कुछ जी। हेडक्वार्टर्स आई थिंक। तो वहां पर ये डिसाइड करते हैं कि बैंक्स को क्या कितना मतलब कैपिटल रख के चलना है मिनिमम। ठीक। रेगुलेटरी कैपिटल के बारे में बोलूंगा कि मिनिमम कैपिटल दैट रेगुलेटर्स रिक्वायर बैंक्स टू कीप। बिल्कुल। अब इसमें भी टायर 1 टायर 2 आएगा, मैं वो भी बता देता हूं आपको। हाँ जी।
इसमें देखिए सर, अभी लाइक टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ बैंक फेलियर्स कॉज्ड बाय लॉसेस ऑन लोन्स और ट्रेडिंग एसेट्स, जैसे ट्रेडिंग एसेट्स के बारे में हमने बताया था, अभी हमारा इन्वेस्टमेंट होता है पोर्टफोलियो, मैंने आपको बताया था कि पोर्टफोलियो के वैल्यू से वो उतना परसेंटेज हमारा डूब सकता है, वार से मेजर करके वो निकालेंगे कि इतना मिनिमम लॉस हमारा एक दिन में हो सकता है। तो उसके लिए और इन सब चीज से अपने आप को बचाने के लिए इकोनॉमिक कैपिटल बैंक्स मेंटेन करके चलेंगे, करेक्ट। कभी भी कोई डिस्ट्रेस, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में हम फंस जाएं तो उस समय में हमारे पास पैसा तो होना चाहिए ना सर, अपने आप को बाहर निकालने के लिए, करेक्ट। बिल्कुल जी, बिल्कुल। So banks and their regulators may have different views about how much capital is sufficient in light of risks a bank faces. Regulatory capital में टायर 1 टायर 2 कैपिटल रखने के लिए बोलते हैं। टायर 1 में जनरली इक्विटी और टायर 2 में डेट, मतलब वो सबऑर्डिनेटेड होता है उसके नीचे। पहले आपको पूरा इक्विटी ही यूज करना है अपने आप को जो भी है चीजों से सेव करने के लिए, या वो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है। उसके बाद आपको जाना है डेट में, ठीक है ना सर। अच्छा, मतलब अब सपोज मेरा जो काम है, मेरा जो लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है और फिर मुझे पैसों की कमी पड़ रही है, अब उस समय मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो वो मेरा इक्विटी से मुझे अरेंज करना है। अगर उससे भी काम नहीं बनता है तो डेट पे जाना है। फिर मैं मतलब उधारी के लिए जाऊंगा फिर। हाँ सर, हाँ हाँ, यस, उधारी के लिए जाऊंगा, यस। लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए सर। ठीक। कोई भी इंसान अगर कोई चीज़ में है, हम्म, सर अगर अब अपने को कुछ खरीदना है तो हम सबसे पहले तो अपना इंतजाम देखेंगे, है ना हाँ, सर। अगर मेरे बिल्कुल पास एक फ़ोन खरीदना है, वो 10,000 का है, मेरे पास 10,000, तो फिर मैं लोन क्यों लूंगा। सही बात। अगर मेरे कड़की है तो मैं फिर लोन लूंगा। तो जब सही मैं बात। इक्विटी से मेरा काम चला सकता हूं जिसमें मेरा कोई कॉस्ट ही नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कुछ है ही नहीं, जनरली हम्म, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बस। वो कहीं और मैं इन्वेस्ट करता तो मुझे कुछ और मिल जाता, करेक्ट ना, रिटर्न्स बिल्कुल मिल जी, जाते। बिल्कुल। उसको बिल्कुल। छोड़ के तो कोई कोई कॉस्ट नहीं है आपका। हाँ जी, हाँ जी। आपके 10,000 रुपए आप कहीं इन्वेस्ट करते तो आपको ब्याज आता, लेकिन अभी हमारे लिए फोन खरीदना ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि फोन के हमारे लिए ज्यादा अच्छे यूसेज हैं और हम उससे कुछ ज्यादा कमा सकते हैं। मतलब अपना ट्रेडिंग करके, फोन को यूज करके, उसके यूसेज के जो मतलब बेनिफिट्स है वो हमारे को वो ब्याज से ज्यादा लगते हैं। तो हम फोन खरीदना चाहते हैं, खुद के पैसे से खरीदेंगे तो कोई कॉस्ट नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो लोन लेंगे, तो लोन का अपना एडिशनल कॉस्ट होता है। दैट्स व्हाट, उतना ही बात है। बैंक पहले खुद के इंतजाम से अपना फुलफिल करे रिक्वायरमेंट्स, नहीं होता है तो लोन ले लें। बिल्कुल। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड मोरल हजार्ड। सर बैंक्स क्या करते हैं ना, बैंक्स का भी हम्म, काफी ओवर कॉन्फिडेंस रहता है। ये अच्छा। मोरल हजार्ड क्या है और ये इंश्योरेंस से ये क्या होता है। सर ये लाइक सपोज एक 4 फ्रेंड्स हैं, गाड़ी में जा रहे हैं हम्म, और गाड़ी काफी तेज भगाने के लिए जो फ्रेंड ड्राइव कर रहा है उसको काफी हद तक पोक कर रहे हैं, यानी उसको मजबूर कर रहे हैं कि तुम जल्दी जल्दी चलाओ, और काफी ओके। हाईवे खाली है, जस्ट रश, मतलब रैश ड्राइविंग करो। अब ये हम्म, बंदा क्या करता है, बोलता है नहीं मैं नहीं करूंगा ऐसा। तो फिर बोलते हैं पीछे से, अरे क्या डरने की बात है, इंश्योरेंस है ना यार, गाड़ी का कुछ भी हुआ तो इंश्योरेंस से क्लेम कर लेना, है ना। तो जनरली क्या होता है, इंश्योरेंस हमें ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है। वैसे गाड़ी चलाना और लिमिट्स में चलाना ये हमारा मोरल लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करेक्ट। राइट, राइट, राइट। इंश्योरेंस होने के बाद भी हमें अपना ध्यान रखना है और हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे नुकसान हो किसी को या खुद को भी। तो बिल्कुल। इंश्योरेंस ले लिया, अब मैं गाड़ी कितना भी तेज चलाऊंगा और उसमें मेरा डैमेज भी हो गया तो मैं इंश्योरेंस क्लेम कर लूंगा, ये चीज अच्छी नहीं है। मतलब आप केयरलेस हो जा रहे हो केयरफुल होने की जगह पे, तो दैट इज मोरल हजार्ड, करेक्ट। जी, बिल्कुल। और वो किसके वजह से हो रहा है। इंश्योरेंस। अब मैं इसके पीछे एक वर्ड जोड़ देता हूं, बैंक्स भी ऐसे ही कर रहे हैं। आप लॉकर में काफी अपने कुछ वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स रखे और वो ऑर्नामेंट्स आपके इमोशनली अटैच्ड हो आप उससे, बिल्कुल। ठीक है। बैंक ने सारे लॉकर का इंश्योरेंस ले लिया, कल के हम्म, दिन बैंक में थेफ्ट हो गया और वो ऑर्नामेंट्स चले गए। बैंक बोलता है कि आपका जितना भी था मेरे पास वैल्यूएशन है, मैं आपको क्लेम करवा के 40 लाख रुपए दिला दूंगा। हम्म, आपके लिए 40 लाख इंपॉर्टेंट है कि वो ऑर्नामेंट्स का जो आपका इमोशनल अटैचमेंट था वो इंपॉर्टेंट है। ऑर्नामेंट्स ऑफ कोर्स। दैट्स व्हाट। तो बैंक क्या हो रहा है कि जब इंश्योरेंस ले लेता है तो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जा रहा है उसको, और वो अपने क्लाइंट्स के सर्विसेज जो उसने प्रॉमिस किए उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। वो बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा नहीं है आपका और उससे क्या होगा, ये रिस्क क्यों है, ये रिस्क क्यों है, इससे आप क्या करोगे, आपका ट्रस्ट ये बैंक पे से हट जाएगा, ये तो केयरलेस बैंक है। और आप जी, जी, दूसरे जी। बैंक में अपना कस्टमर बेस जो भी आपका जो आप सर्विसेज है दूसरे बैंक से ले लोगे, तो कस्टमर्स तो जा रहे हैं ना बैंक के पास से।
हाँ हाँ हाँ। तो इससे बैंक का रेपुटेशन खराब हो रहा है और कस्टमर भी लूज हो रहा है, ये बैंक नहीं चाहता, कोई भी बैंक। तो इसीलिए उन्होंने इस चीज का भी एक रिस्क है बोल के एक पॉइंट आपके सामने बताया। ठीक। ये पीएमसी बैंक हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब ये मॉरल हजार्ड को हाँ सर, मतलब इंश्योरेंस ओवरसाइड ले कर रहे लिए हैं। ना, हाँ इंश्योरेंस हाँ। लेने के बाद तो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्या डर है क्लेम कर लेंगे। हम्म। और ना कि इंश्योरेंस नहीं लेते तो उतना लाइक रिस्क नहीं उठा पाते। तो ये बिल्कुल गलत है इंश्योरेंस का। आप इंश्योरेंस को रिस्पॉन्सिबली समझ के चलिए, गाड़ी रैश ड्राइविंग करेंगे और कुछ होगा तो क्लेम कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना सर। बिल्कुल। हाँ बोलिए सर, आप कुछ बोले। नहीं, मैं वही पीएमसी का ही पूछा था, ये एक तरीके से उनका ओवरसाइट कर दिया ना उन्होंने इस रिस्क के ऊपर। सर जो पीएमसी का मैं उतना डिटेल में नहीं गया, लेकिन ये तो मुझे पता था कि बहुत लोगों का पैसा वो लोग हाँ। लाइक कहीं कहीं डाइवर्ट कर दिए। और वो क्या होता है सर, कोऑपरेटिव बैंक्स बहुत चोर रहते हैं, इनमें हम्म पॉलिटिकल, कभी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो बैंक्स चलते हैं। हम्म हम्म हम्म, हाँ और ये जी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो फॉर्म करके चलाते हैं, ये क्या करते हैं, अपने जानने वालों को, अपने लोगों को ये दिला देते हैं पैसा। हाँ। अब उससे क्या होता है, वो डिफॉल्ट भी कर दिया तो क्या है, पूरा बैंक लाइक बैंक के ऊपर ही आ जाएगा। और ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस भी फॉर्म नहीं करते हैं। जैसे आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से जो मेन नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं जो उसके परव्यू में आते हैं, वो तो पूरा हर चीज़ क्रेडिट वर्थिनेस चेक करके आपको देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। स्क्रूटनी करेंगे, क्रेडिट वर्थिनेस, सिबिल स्कोर। ये लोग क्या है सर, पॉलिटिशियंस हैंड इन ग्लोव है अपना, ये बैंक्स में वो लोग जानबूझ के क्रिएट करवा देते हैं और फिर उसमें पैसा खा के अपना काम निकाल लेते हैं और फंसा किसी और को देते हैं, खुद तो किसी चीज़ में बाहर नहीं आते। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यही करते हैं ये लोग। सर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स के बारे में हमने हम्म, अभी बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। हाँ जी। आप एक बार इसको रीडिंग दे दीजिए, ये डच ऑक्शन प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। दो तरीके के होते हैं ना सर, एक तो इंग्लिश ऑक्शन होता है, दूसरा होता है डच ऑक्शन। हाँ सर, डच ऑक्शन, डच ऑक्शन हमारे कैसा होता इंडिया है? में इंग्लिश ऑक्शन चलता है, नॉट डच। हाँ सर, क्यों डच ऑक्शन जो है यूनाइटेड स्टेट्स में जनरली देखा जाता है। हम्म। तो डच ऑक्शन में क्या होता है देखिए, फर्स्ट टाइम इश्यूज ऑफ स्टॉक बाय फर्म्स whose shares are not currently publicly traded are called initial public offerings। हमें पता है जो फर्स्ट टाइम हम एक प्राइमरी मार्केट में जो फर्स्ट हम्म टाइम बेचते हैं, हम्म, फर्स्ट टाइम जो भी शेयर्स बेचा जाता है वो आईपीओ में आता है। जी। इन्वेस्टमेंट बैंक इसके लिए असिस्टेंस दे सकता है। हम्म। अब इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए एक आईपीओ का जो प्राइस होता है उसका प्राइस भी तो डिस्कवर करना है। हाँ। सर कंपनी का जो शेयर का जो वैल्यूएशन होता है वो हम्म। अलग चीज़ है, और हाँ। मार्केट में लोग कितना देने के लिए रेडी हैं वो अलग वो चीज़ है, करेक्ट। वो प्राइस डिस्कवरी है। हाँ, वो प्राइस डिस्कवरी है, तो वो ऑक्शन प्रोसेस से वो लोग डिस्कवर करते हैं। तो डच ऑक्शन कैसा होता है कि एक एक हायर प्राइस पे वो लोग उसको फिक्स करते हैं और ठीक। देखते हैं कि पब्लिक क्या उसका मतलब रिएक्शन है उसके लिए, ठीक है ना। हम्म, तो बिडर्स क्या पे करना चाहते हैं उसके लिए वो उस चीज़ को देखते हैं। एंड हाँ। दिस प्राइस इज reduced until a bidder agrees to pay it। मतलब सपोज मैंने 70 पे फिक्स किया, हम्म अब मैंने 70 पे फिक्स किया और मैं ये देख रहा हूँ कि कितना लाइक लोग लेने को रेडी हैं। तो हम्म। मैंने जब 70 पे फिक्स किया तो 30,000 शेयर्स ही बिके। ओके, राइट मुझे तो 5 लाख शेयर्स बेचना है सर, राइट राइट। तो मुझे तो मेरा काम पूरा नहीं हो रहा। तो अब बिल्कुल। फिर उसके बाद फिर मैंने क्या किया, देखा कि लाइक 70 से अब 60 पे जब आता है तो हम्म फिर 1 लाख लोग और जुड़ गए। हम्म। तो मतलब 1,30,000 जब 70 वाले रेडी हैं तो वो 60 पे भी तो पूरे रेडी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद जब इसका प्राइस मैंने 55 किया तो 2 लाख और जुड़ गए। तो अब हम्म। पूरे 2 लाख लाइक 3,30,000 लोग लेने को रेडी हैं। और जी फिर जी। उसके बाद लाइक 170 और आ गए। तो 50 पे मैंने फिक्स किया तो और 170 आ गए।
तो जी मतलब जी पूरे 5 लाख शेयर्स कितने में बिकने को रेडी है? 50। तो वो डच ऑक्शन हो गया। ठीक। तो इसमें हम लोग कायदे से मतलब लोएस्ट प्राइस देखने की कोशिश करते हैं ना। हाँ सर, हाँ, मतलब जो पब्लिक देने को रेडी है हम्म, वो प्राइस पे हम आराम से बेच देंगे। ठीक है ठीक है ठीक चलिए सर, अब अगला पॉइंट हमारा जो है पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। है। हम्म। सर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो क्रिएट होना ही है बैंक में, जब बहुत सारे फंक्शनैलिटीज चलेगी तो। एक ही बिल्कुल। बैंक जब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फंक्शंस भी देगा हम्म, और अपने म्यूचुअल फंड्स भी चलाएगा हम्म, और बैंकिंग सर्विसेज भी देगा, तो इस समय में क्या होता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होता है। क्योंकि जी। जब क्या होता है, ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फंक्शंस करेंगे तो क्लाइंट्स के स्टॉक्स को बेचेंगे और क्या करेंगे, ज़्यादातर अपने इन्वेस्टमेंट डेस्क को बोलेंगे कि भैया ये तुम ज़्यादा बिकवाओ क्लाइंट्स को, हाँ जी हाँ जी। आपके बैंकिंग क्लाइंट्स में, ठीक है ना। हम्म। बैंक का काम क्या होता है, अपने कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट सजेशन देना कि कौन से स्टॉक्स में वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे। लेकिन आप जानबूझ के अपने ही क्लाइंट का स्टॉक बिकवाओगे और उसको अच्छा बता के बिकवाओगे, ऐसा आप जनरली देखते हैं जब हाँ आप जी। बैंक्स जाते हैं, मेरे साथ भी हुआ है। हम अच्छा। बैंक्स जाते थे डिपॉजिट्स करने के लिए, तो नज़र काफ़ी रखते हैं बैंक वाले। तो उसने हमको क्या किया, यूलिप प्लान में फंसा लिया। ओए होए। तो वो समझ गया, बस मैं समझ गया। हाँ सर। समझ गया मैं बस आगे की कहानी। हाँ हाँ, बस उसके बाद से हम परेशान है, कब अपना पैसा विड्रॉ करें वो देख रहे हैं। तो उसमें क्या है, जितना कमाए नहीं उतना तो ये लोग निकाल लेते हैं अपना कमीशन में, तो फिर हाँ हमारा तो वो बढ़ क्या रहा है, वो उतना ही है हमारा वैल्यू। सो बिल्कुल। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। सो ये नहीं करना चाहिए उनको, तो ये एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी आप अपने जो इन्वेस्टमेंट डेस्क पे बैठ रहे हैं उनकी इंडिपेंडेंस के ऊपर आप इम्पैक्ट कर रहे हो, उनकी इंडिपेंडेंस इम्पैक्ट हो रही है, क्योंकि आप उनको प्रेशर डाल रहे हो कि आप हमारे स्टॉक्स बेचो, करेक्ट। जी। और फिर क्या होता है कि काफ़ी हद तक लाइक थोड़े क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन, जैसे बहुत हम्म सारे बैंक में बहुत सारे लाइक इन्वेस्ट ये लोग बड़े बड़े कंपनीज के अकाउंट रहते हैं उनके पास, तो हम्म उनकी इंफॉर्मेशन बैंक्स के पास बहुत रहती है। तो ये इंफॉर्मेशन भी आराम से वो अपने लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्लाइंट्स को दे सकते हैं कि अरे इनको फंड्स की जरूरत है, तुम रेज करवा दो, है ना। हम्म, तो ये ऐसे करके ये पूरा आपस में सिस्टम पूरा इंटरनली एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है और प्रेशराइज करते रहते हैं एक दूसरे को, एक एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जैसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए बिल्कुल। चाइनीज वॉल्स लगाना होगा, यानी आप हर हर अपने डिवीजन को अलग तरीके से फॉर्म करके, इसीलिए आप देखते हैं कि इनके अलग अलग कंपनीज फॉर्म करके लोग काम करते हैं, बट चलता है सर ये पूरा इंटरनली तो चलता ही है। बिल्कुल चलता है सर, बुक्स में जो बिल्कुल। है ना वो कभी रियलिटी में नहीं होगा। बुक्स में खाली सर दिखाने के लिए होता है कि हम ऐसे दिखाने के कर लिए रहे होता हैं। है। इतने सारे कानून है सर, इतने सारे, वो कोविड बिहेवियर, ये बिहेवियर आप देख रहे हैं, क्या बिहेवियर है, कुछ भी नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए बुक सब कुछ अलग होता है एंड रियलिटी में तो सब ये चलता ही है, सबको पता है। हाँ अब जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है सर आपका बैंकिंग बुक और ट्रेडिंग बुक। तो बड़ी सिंपल तरीके से आपको समझ में भी आ रहा होगा, हाँ बैंकिंग बुक हाँ। में वो सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ये लोग मेंटेन करते हैं जो टिल मेच्योरिटी होती है। ओके। आप समझ सकते हैं, जैसे अगर मैं लोन्स देता हूं, हम्म। मतलब बैंक लोन देता है अपने कस्टमर को, तो वो उसके एसेट्स हैं, करेक्ट। जी। और लायबिलिटीज में क्या होता है, डिपॉजिट्स वगैरह लेते हैं लोग ऑन डिमांड या एफडी जो भी हो, तो जी। ये इनके बैंकिंग बुक में इसका रिकॉर्ड रखते हैं। ट्रेडिंग बुक हम्म में जो सिक्योरिटीज हैं और जो कमोडिटीज हैं जिनमें बैंक इन्वेस्ट करता है, ट्रेडिंग करता है, करेक्ट, हम्म। और इशू भी करता है पब्लिक को, तो ऐसे टाइप के एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए होते हैं, उनको वो जी। लोग इस बुक में मेंटेन करते हैं, ट्रेडिंग बुक में मेंटेन करते हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल नेक्स्ट पॉइंट ही होगा शायद तक। आपने बताया जैसे कि इसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज डिपॉजिट्स टिल मैच्योरिटी। तो इसमें हाँ हमने सर। कायदे से रिकॉर्ड रखा है कि हमारी मतलब कितने एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं। और ट्रेडिंग बुक में हम लोग शायद तक एक दिन का रिकॉर्ड रख रहे हैं ना फिर। हाँ, ट्रेडिंग बुक में मतलब हम वो सारे इन्वेस्टमेंट्स जो हम करते हैं, अब जैसे सर वो इंट्राडे इंटरडे के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। जनरली वो सिक्योरिटीज का रिकॉर्ड रखते हैं सर, जो सिक्योरिटीज में उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। ओके सबका ओके। रिटर्न्स तो एक साल में वन इन लाइक इन ईयर ही देखा जाता है ना सर, इन जनरल। हाँ 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 हाँ। दैट्स व्हाट। ठीक।
तो ये हमारे लाइक, और इसमें एक रिस्क भी है बड़ा। अच्छा ये इसके अंदर में आप क्रेडिट रिस्क आपका आ जाएगा, अच्छा, हाउ? क्योंकि अगर डिफॉल्ट्स वगैरह हो गए तो, और सही, इसमें आ जाएगा मार्केट रिस्क। ठीक है। क्योंकि अगर आपके सिक्योरिटीज है वो काफी हद तक लाइक उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क, ये सब चलता रहता है। अगर आप बिल्कुल। करेंसीज में भी इन्वेस्ट करते हैं तो, डॉलर खरीद के होल्ड करते हैं तो, लॉन्ग जाते हैं तो, या शॉर्ट जाने का देख रहे हैं तो, ये सारे रिस्क आपके इन सिक्योरिटीज के ऊपर इनएविटेबल है ना सर? एंड दोनों में सर ऑपरेशनल रिस्क तो कॉमन ही रहेगा। हाँ, ऑपरेशन रिस्क कॉमन रहेगा, दैट्स व्हाट सर, करेक्ट। ठीक एक आप रीड कर सकते हैं इसको, ये पॉइंट्स को मैं आपको बुक वैसे भी आपको मैं दे दूंगा ना, तो आप आराम से रीड कर लीजिए। मैं आपको वो बुक भी आपको उसके स्क्रीनशॉट भी दूंगा। आपका मेटल आ गया सर? है। अभी नहीं सर, ये सैटरडे संडे बंद होता है ना डिलीवरी। हाँ हाँ हाँ, तो मेरे ख्याल से कल आपको कल मॉर्निंग में आ तक जाएगा। मैक्सिमम मिल जाना चाहिए सर। हाँ, नहीं उसमें लिखा हुआ है 3 मई का, तो कल तो आ ही आना चाहिए दिन भर हाँ में। सर, हाँ सर। चलिए सर, अब ये हम आते हैं अपने ओरिजिनेट टू डिस्ट्रीब्यूट मॉडल में। सर ये मार्क्ड टू मॉडल, इसके जस्ट ऊपर ना एक वो लिखा हुआ मार्क्ड टू मॉडल, वो क्या है? मार्क टू मार्केट मतलब वही है, जैसे आपने जो मेरे को क्वेश्चन पूछा ना हम्म। कि डेली डेली सेटल, डेली डेली तो होता है सर, लेकिन उसका फिर पूरा ईयरली आप वो भी सिनॉप्सिस में निकालते हैं ना कि मेरा कितना रिकॉर्ड करने के लिए कि मेरा हाँ कितना रिटर्न्स आया। मार्क हाँ। टू मार्केट मतलब एवरी सेकेंड सेटल होता है सर। अच्छा, ओके जैसे ओके, आप समझ फ्यूचर्स, समझ। आप हाँ आपको पता ही है फ्यूचर्स, ये तो आपको पता है ना सर कि आप जब फ्यूचर्स या इन सब की ट्रेडिंग करते हैं तो जब एवरी सेकेंड ट्रेड सेटल होते रहते हैं उसको मार्क टू मार्केट अच्छा, फ्यूचर बोला जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है। आप देखिए सर, अगर फॉरवर्ड प्राइस फाइंड करेंगे आप तो हम्म होगा स्पॉट इंटू 1 + r होल पावर n, करेक्ट? क्योंकि ये एक्सचेंज ट्रेडेड नहीं है। लेकिन अगर आप ये फ्यूचर्स में एफ जाएंगे तो इंटू ई टू द फॉरवर्ड पावर आर टी नहीं प्राइस, होता? मैं इसको 1 लिख देता हूं सर, फॉरवर्ड प्राइस को 1 लिख नहीं नहीं, देता सर मेरे को ना फॉर्मूले में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। मेरे ख्याल एफ इज इक्वल टू ई इंटू आर टी नहीं होता? हूं सर। मैं आ रहा हूं उस पे मैं उसी पे आ रहा हूं सर, उसी पे आ रहा हूं। मैंने इसलिए आपको बोला फॉरवर्ड प्राइस। ओके ओके ओके। अब मैं आपको आप ही का फ्यूचर प्राइस पे लेके आ रहा हूं। हाँ 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 ये हाँ। कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग फ्यूचर जब होता है या मार्क टू मार्केट फ्यूचर अब जब होता है तब ये फॉर्मूला यूज होता है आपका। हाँ जनरली दोनों फॉर्मूला आपको आंसर तकरीबन तकरीबन एकदम पास पास ही देंगे, बिल्कुल। बट इसमें ज्यादा सही तरीके से आपको आपका आंसर मिलेगा, आपका जो रिटर्न है उसका, क्योंकि मतलब फॉरवर्ड प्राइस फाइंड करने का एग्जांपल, हम्म, क्योंकि हम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग फ्यूचर ले रहे हैं और एक्सपोनेंशियल मॉडल को यूज कर रहे हैं। तो हाँ जनरली क्या होता है जब मार्क टू मार्केट है तो आपका क्या होता है सर, इसमें तो क्या ईयरली कंपाउंडिंग देख रहे हैं आप या सेमी एनुअल देख रहे हैं, इसमें आपका मंथली, उसके भी नीचे आपका वीकली, डेली, हम्म, आरली, सेकेंडली, ऐसे जाता रहेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर अब हम लास्ट टॉपिक पे हैं हमारे बैंक चैप्टर के, हम्म, सक्सेसफुली खत्म होने को आ रहा है, ओरिजिनेट टू बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूट मॉडल। एक सेकेंड सर, पानी पी के स्टार्ट कर। आराम से आराम से। सर ये तो बड़ा अच्छा मॉडल है, कैसे सर? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। यही आपका सिक्योरिटाइजेशन इसलिए। सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस है पूरा। हाँ बैंक्स का एक क्या बोलते हैं, उनका खुद का एक निजात किया हुआ एक मेथड है जिससे पैसा वो लोग क्रिएट कर सकते हैं। हाँ। तो सर ये हमारा एक बैंक है, ओके। एंड दीज आर द पीपल हु इन्वेस्ट देयर, हु जस्ट डिपॉजिट देयर मनी इन बैंक्स। इनके पास से $1000, $2000, ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे अमाउंट्स बैंक में, कोई चलिए बड़ा है तो कोई $5000 डिपॉजिट हो रहा है। बढ़िया। लेकिन बैंक के पास ये जो है ये आप समझ लीजिए ये मतलब डिपॉजिट कर रहे हैं, ओके। एंड देयर आर मेनी पीपल हु आर बोरोवर्स। हाँ जी। अब बोरोवर्स से तो बोरोवर्स का डिमांड काफ़ी बड़ा है, उनको $1 मिलियन चाहिए, किसी को हम्म। $2 मिलियन चाहिए, किसी को हम्म, $5 मिलियन चाहिए। तो बैंक्स के पास बोरोवर्स की काफ़ी बड़ी लिस्ट है, जितना डिपॉजिट नहीं हो रहा उससे ज़्यादा बोरोवर्स आ जाते हैं। जी। बैंक के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इनका नीड्स को फुलफिल करना।
और बैंक के पास होता क्या है कि डिपॉजिट कम आते हैं, लोन तो देता है, और लोन जब देता है तो उनका जो पैसा है उसको कोलैटरल की तरह रख लेता है अपने पास। ये बैंक का एक समझ लीजिए एक अलमारी है, सेफ है, इसमें वो पूरे टाइटल डीड्स जमा करके रखा हुआ है। हाँ, टाइटल डीड्स काफी जमा हो गए। अब बैंक इसका टाइटल डीड्स का करे तो करे क्या? ये टाइटल डीड्स इज नथिंग बट ये इलिक्विड एसेट्स के आपके पेपर्स हैं। हाँ जी, अब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट के हो गए, तो बैंक को लगा कि क्यों ना हम एक ऐसा काम करें, इसको बॉन्ड्स बना के मार्केट में बेच दें, क्योंकि इसका मैच्योरिटी भी 30 इयर्स का है, कि इसका मैच्योरिटी एक बहुत बड़ा ये एविएशन सेक्टर का लोन है 50 इयर्स का है, ऐसे ऐसे करके किसी का 10 ईयर जनरली होता नहीं है, कुछ कुछ लाइक बड़े बड़े लंबे चौड़े लाइक वो हैं, मैच्योरिटीज़ हैं, और आराम से लाइक इनसे पैसा आता रहेगा हमारे को, और डिफ़ॉल्ट कर दिया तो ये बेच के हम इसका पैसा निकाल भी सकते हैं, वो भी उनको पता है। तो ये अच्छा खासा मतलब इन्होंने एक अच्छा आइडिया लगाया, और इन्होंने क्या किया, या तो ये खुद का एक एसपीवी बना सकते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल, स्पेशल इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो भी है, ये ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग क्रिएट करेंगे, यहाँ से पूरा का पूरा उठा के यहाँ डाल देंगे, और इनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है किसी के लिए सर, जो भी लाइबिलिटी है वो एसपीवी की हो जाएगी, क्योंकि अब इनको पैसा आना है, इनको तो एसेट्स हैं, एसेट्स यहाँ चले गए, करेक्ट? हाँ जी, और लायबिलिटी भी किसकी है? एसपीवी की है, क्योंकि एसपीवी क्या करेगा, इसको सिक्योरिटाइज करके या इसको लिक्विड सिक्योरिटीज में बना के लोगों को या इन्वेस्टर्स को बेच देगा, करेक्ट? जी 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 जी, ये काम एसपीवी ने करके ये चाहे तो जेपी मॉर्गन को भी दे सकते हैं, ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट बैंक को, ये काम भी वो करते हैं। ओके, तो चलिए, ये टाइटल डीड्स यहाँ से इनके पास आ गए, इनके अकाउंट में एसेट्स आ गया, और अब ये लोग इसको सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके यहाँ पर बहुत सारे लोगों को दे देंगे, ठीक है, इन्वेस्टर्स भी बहुत मतलब बॉन्ड्स जो खरीदेंगे ऐसे नहीं खरीदने वाले हैं, इसमें भी एक रिस्क एवर्स बंदा है, बिल्कुल, एक रिस्क सीकर है, एक रिस्क न्यूट्रल है। हर बंदे के अपने रिस्क अपेटाइट डिफर करती है, ये रिस्की एसेट्स में जाना चाहता है, रिटर्न ज़्यादा पसंद कर रहा है, सॉरी ये इसको सब चलेगा, इसको टी भी दे दीजिए, कॉफ़ी भी दे दीजिए, दोनों में खुश है ये, बढ़िया। और ये जो है इसको रिस्क काफ़ी चाहिए, तो ये मतलब उसी में जाएगा जिसमें काफ़ी रिस्क है, ज़्यादा रिटर्न्स चाहता है ये, और ये जो है ये कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न्स प्रेफर करने वाला है। तो इनके पास ये दिमाग में आया, क्यों ना एक रेटिंग एजेंसी को पकड़ लें, स्टैंडर्ड एंड पुअर को या फिच को, जिसको भी चाहे आप ले लीजिए, उनके अपने रेटिंग देने के अपने सिस्टम है। तो इन्होंने क्या किया, भाई ऐसा ऐसा सिक्योरिटी है, तो एसएनपी गया, इन सब का प्रोफाइल उठाया, देखा भाई ये बंदा एक बार डिफ़ॉल्ट कर चुका है, इसने आज तक डिफ़ॉल्ट नहीं किया, और चलिए इसको ये डिफ़ॉल्टर बना देते, छोटा लोन मिला है, ये ठीक है, मिडिल वाला बंदा है, और ये तो कभी डिफ़ॉल्ट करा ही नहीं, तो उसको अच्छा खासा लोन भी मिला, इंटरेस्ट भी कम इसके ऊपर चार्ज हो रहा है, इसको इंटरेस्ट कम चार्ज कर रहे हैं ना बैंक, तो वो इससे कम मिलने का उम्मीद है, तो इसको जो लोन दिया है उसका प्रोफाइल भी अच्छा है, उसका जो बॉन्ड है उसको भी कम ही मिलने वाला है इंटरेस्ट, ओके जी, क्योंकि ये बंदा जो है 50 लाख का जो लोन लिया है फॉर एग्जांपल, उसका जो प्रोफाइल है काफी स्ट्रांग है, तो उस बंदे का प्रोफाइल स्ट्रांग है, तो उससे रिलेटेड जो बॉन्ड भी है, ऐसे ऐसे टाइप का ये लोग क्या करते हैं, ऐसे बंदों का एक लिस्ट बनाते हैं, अच्छा, और इनको ट्रांचेस में डिवाइड करते हैं, ये फ्रेंच वर्ड है, हाँ, तो इसको ट्रांच ए, ट्रांच बी, ट्रांच सी में मैच्योरिटी के हिसाब से, ओके, सर पूरा मैकेनिज्म तो पूरा का पूरा नहीं समझा सकता हूं, बट उसको काफी हद तक अच्छे से क्लियर करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। सर वो तो फिर पूरा मैकेनिज्म अगर हम करेंगे तो फिर बॉन्ड चैप्टर पे आ जाएंगे ना, फिर तो 5 क्लासेस चली जाएंगी, और मेरे को 20-30 पेपर निकालने पड़ेंगे उसके लिए, वो तो पूरा रिकॉर्ड दिखाना वो तो पड़ेगा, केस पूरा स्टडी करना बॉन्ड्स में पड़ेगा। आएगा ना, क्योंकि फिर बूटस्ट्रैपिंग भी आएगी, बहुत कुछ हाँ आएगा फिर। बहुत कुछ है सर, बहुत कुछ है तो इसीलिए मोटा मोटी समझ लेते हैं। हाँ, तो मैच्योरिटी के हिसाब से उनका जो ट्रांचेस में बांटा जाएगा, कितने ज़्यादा मैच्योरिटी के हैं, 30 इयर्स के बॉन्ड को एक कैटेगरी में लाने की कोशिश किया जाएगा, 10 इयर्स वालों को एक कैटेगरी में, 50 इयर्स वालों को एक कैटेगरी में, उसके साथ फिर लाइक अच्छे लोन्स को एक कैटेगरी में, ऐसे करके वो लोग पूरा अपना ट्रांचिंग करेंगे सर, उनका एक सिस्टम बिल्कुल, होता है। और
इसमें वो क्या करेंगे ट्रांचिंग में, S&P का तो मालूम है आपको, ट्रिपल ए, हाँ लाइक डबल ए बी, ट्रिपल बी, तो ये तरीके से रेटिंग्स मिल जाएगी और ये बंदे को अपनी फीस मिल जाएगी अच्छे से। एंड ये आपके सामने रेंज ऑफ बॉन्ड्स हैं, और इनका भी क्या होता है कि पहले फर्स्ट प्रायोरिटी इन्हीं को मिलना है, ये सबऑर्डिनेटेड है, हाँ क्योंकि इनको बैंक की प्रॉमिस फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, क्योंकि इनको प्रॉमिस किया हुआ है, इनका एसेट बैंक के पास है, जनरली सबके ही एसेट है। वैसे आप देखेंगे तो दो टाइप के हैं इसमें भी, मॉर्गेज, आप जो बॉन्ड इशू करेंगे वो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी भी होगा, हाँ एसेट बैक सिक्योरिटी भी होगा। बिल्कुल मॉर्गेज बैक में जनरली हाउसिंग लोन के प्रोफाइल्स रहेंगे, हाँ जहाँ मॉर्गेजेस है, इसमें क्रेडिट कार्ड, एजुकेशन लोन, कार लोन, ये सब रहेंगे सर, ठीक है ना। बिल्कुल 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 तो दोनों भी बॉन्ड्स में बनते हैं। और सीनियर डेट होता है, जूनियर डेट होता है सर। सीनियर मतलब उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है पैसे देने का, ठीक है ना, अच्छा हाँ क्योंकि जी उनकी रेटिंग्स भी अच्छी हैं, उनका प्रोफाइल भी अच्छा है, और उनसे एसेट लिया भी गया है, गिरवी गिरवी लिया गया है। बिल्कुल जिनसे गिरवी नहीं लिया है, या जिनका मतलब जिनको बैंक ने स्पेशल प्रोमिस कुछ नहीं किया, उनको बाद में भी दे सकते हैं, हाँ जी क्योंकि बैंक पहले, जहां पर बैंक फंसा है वहां बैंक निकलना चाहेगा पहले। प्रोमिस जहां दी हुई है वो पूरे नहीं करेगा तो वो भी फंसेगा, जहां प्रॉमिस नहीं है वहां तो टाटा बाय बाय कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ सही बात है। है। तू कौन ऐसा मैं सर। कौन मुझे नहीं पता। हाँ सर। तू कौन मैं कौन मुझे नहीं पता। हाँ बस खत्म। सही बात ठीक। सर पर एक बात बताइए, हम्म। सिक्योरिटाइजेशन एक चीज मैं समझना चाह रहा हूँ। सिक्योरिटाइजेशन तो चलिए एक जगह हो गया, पर जो हाँ बैंक का जो बेसिक फंक्शन है कि भैया डिपॉजिट उसने हमसे लिए फॉर अ परसेंटेज ऑफ की परसेंटेज इतना इंटरेस्ट मैं आपको दे पाऊंगा साल का, हाँ और उसको वो आगे देता है बिकॉज जो लोन देगा वो हायर इंटरेस्ट पे देता है। हाँ तो सिक्योरिटाइजेशन से इसको फायदा क्या हुआ? मतलब लाइक एक जो मेरे को फायदा नजर आ रहा है वो यही है कि जो बंदा यहाँ पे सर, डिफॉल्ट इनको क्या करेगा। है, इनको अपना काम चलाना मुश्किल हो रहा है ना सर, इनके पास फंड्स नहीं है। अच्छा इसलिए हाँ, और रिटर्न ये करने क्या, के लिए फंड्स नहीं है अब। हाँ, इनको आगे लोन देने के लिए पैसा नहीं है इनके पास, तो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का बड़ा फायदा उठा के ये सब काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्योंकि रिस्क क्या है यहाँ, ये पूरा पास थ्रू मॉडल है। यानी ये हाँ क्या करेंगे, अभी इनको बॉन्ड्स बेचेंगे, इसको हम्म बोलेंगे मैं 6% दूंगा भैया, मैं आपको। अच्छा, अभी यार मैं भूल ही गया, यहाँ से पैसा ले लिया गया इनसे, हम्म हम्म बॉन्ड्स बेच के, हाँ, इनको बॉन्ड बेचा गया, हम्म, छः हम्म, परसेंट के इंटरेस्ट पे, 8% के, और इससे करें 10%, हाँ 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 7% के, और ठीक। इनसे जो पैसा है वो लिया गया, और इनसे पैसा जो लिया गया, इनको जो प्रॉमिस किया गया कि मैं आपको 6% ब्याज दूंगा, हम्म, उठा के इनको दे दिया गया, और इनसे भी यहाँ पर 2%, मतलब 8% पे दे दिया गया। कितने पे? 8 पे। अगर ये उसका एसपीवी है तो यहाँ पर भी वो कमाई कर लेंगे, नहीं तो हाँ जेपी मॉर्गन कमा लेगा। और फिर ये बिल्कुल। यहाँ से निकल गया 11% पे, लोगों को फिर दे दिया जा रहा है। ओहो फिर, चक्कर भी हुआ। हाँ, चक्रव्यूह, मतलब यहाँ से पैसा लिया, यहाँ पर हम्म। बीच में अपना मार्जिन काटा, उसमें कॉस्टिंग वॉस्टिंग अपना जो भी है वो पूरा का पूरा रिकवर किया, इनको भी फीस दिया, और फिर यहाँ रेटिंग्स डलवाने के फीस दिया, और यहाँ से फिर बैंक को दिया, बैंक के थ्रू फिर बाहर चले गया वो लोन्स के फॉर्म में, फिर उनसे बिल्कुल पैसा ईएमआई के फॉर्म में आ रहा है, यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ उधर से जा यहाँ रहा है। जा रहा है, और इनको हम्म उनका ब्याज दिया जा रहा है। तो इस तरीके से काम चल रहा है। तो ये पास थ्रू मॉडल बोलते हैं इसको। ठीक है। अब हुआ क्या इसमें कैच, हम्म कि ये बंदे बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस, जब लोन इजीली मिल रहा है तो लोग भाग भाग के आ रहे हैं, हम्म और लोन देने के लिए क्रेडिट वर्थिनेस कुछ चेक करना नहीं है अपने को, तो एक चाबी मिल गई पैसे क्रिएट करने की, हम्म तो लीमन ब्रदर्स लगा देंगे आप। कोई स्क्रूटनी नहीं, कोई बड़ा कोई मतलब उनके क्रेडिट, उनके प्रोफाइल में कोई रिसर्च नहीं, हम्म, जैसा मनमाना तरीके से पैसा दिया जा रहा है, और बंदों का किसी का भी मतलब जो बोरोवर से उनका प्रोफाइल भी चेक नहीं हो रहा है, पहले का क्या है क्या नहीं है कुछ ट्रैक नहीं, हाँ लेके जाओ, अरे कोई हम्म, टेंशन की बात नहीं है, हम क्रिएट कर लेंगे अंदर, इंटरनली तो मालूम है। हम्म, अब हुआ यूं कि फाइनेंशियल क्राइसिस आया, मतलब ठीक। मार्केट यूएस का थोड़ा डाउन होना शुरू हो गया। हम्म तो सबसे पहले आपको पता है कि रियल एस्टेट सेक्टर पे बड़ा फर्क आता है, क्योंकि रियल एस्टेट में जो प्रॉपर्टी उसके उसके प्राइसेस क्रैश होते हैं,
और फिर इनके पास जो टाइटल डीड्स हैं इनकी वैल्यूएशन गिरती जा रही है, पहले पॉइंट। और ये लोग क्या है, इनके जॉब्स लॉस हो गए, ये कहां से ईएमआई भरेंगे? तो ये डिफॉल्ट कर पूरे गए। के पूरे एनपीएस में आ गए, इनका ईएमआई प्रॉपरली देना मुश्किल हो गया। पहली बात तो ईएमआई प्रॉपरली देना मुश्किल हो गया, तो वहां अटक गए। दूसरी बात, इनके जो एसेट्स की वैल्यू गिरना शुरू हो गई, वहां अटक गए। और फिर प्रोमिसेस बॉन्ड होल्डर्स को किए हुए हैं वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर पूरे पैसे आना नहीं हो रहा है, यहां से पूरे डिफॉल्ट होना शुरू हो गए, क्रेडिट रिस्क बहुत बड़ा हो गया, डिफॉल्ट होना शुरू हो गए, और प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी गिर गए, और मार्केट में बेचने गए तो खरीदार भी नहीं है ठीक से। जी जी जी। तो बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर का लॉसेस हो गया, और फिर इन्वेस्टर भी रेडी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। तो पूरा मामला ठप बैठ गया। लीमन ब्रदर्स पूरा, कम से कम मैं समझता हूँ 3 बिलियन कुछ डॉलर्स के साथ बैंकरप्ट हो गया। हाँ। तो ये है सर ओरिजिनेट टू डिस्ट्रीब्यूट मॉडल। ये ओके। ओरिजिनेट टू डिस्ट्रीब्यूट मॉडल जो है, इसके पहले जो मॉडल चलता था वो चलता था ओरिजिनेट टू होल्ड मॉडल। अच्छा। तो ओरिजिनेट टू होल्ड मॉडल मतलब बहुत ही एकदम सेफ, बैंक चुपचाप डिपॉजिट लेते, लोन जिसको चाहिए उसको दे देते, और ज्यादा कोई नाटक नहीं करते। यहां अच्छा। पर पूरा सिस्टम क्रिएट किया गया, और सिस्टम के हिसाब से पैसा उठाना शुरू हुआ। जी। तो ये आपका पूरा सिक्योरिटाइजेशन और ओरिजिनेट टू डिस्ट्रीब्यूट मॉडल का एक पूरा पिक्चर है सर। बढ़िया। इसके साथ आपका चैप्टर का समाप्ति, फर्स्ट चैप्टर का। बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। तो हमारा सर बैंकिंग में फर्स्ट चैप्टर हुआ है, हम्म। और अब आप अभी मैं हम लोग फाउंडेशन का एक चैप्टर कर लेते हैं, ठीक है सर? हाँ हाँ। थोड़ा एक छोटा ब्रेक ले लेके करते हैं सर, 10 मिनट का। ठीक है सर, ठीक है। चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा सर, बिल्कुल चलेगा। ठीक है सर। तो ये ओके। है हमारा बैंक्स हुआ। अब अगला चैप्टर आप डिसाइड करिए सर क्या करना है, जस्ट ऐसे मतलब लाइन से चले जाएंगे। लाइन से नहीं, आप कहते हैं ना फाउंडेशंस, तो फाउंडेशंस का पहला चैप्टर देख लेते हैं, क्योंकि उसमें नहीं, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन रिस्क। तो कर लेंगे अभी, उसका पहले अच्छा। चैप्टर खत्म कर लेंगे। ये हम्म। दोनों बुक में एक 5-10 चैप्टर्स खत्म कर लेंगे। ओके फिर ओके। वैल्यूएशन ने तो बीच में हम लोग क्वांट्स भी कर लेंगे, जैसे उसमें मतलब प्रोबेबिलिटी हुआ या बेसिक स्टैटिस्टिक्स, वो भी कर लेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इसके बाद आप कौन सा प्रेफरेंस है आपका? इंश्योरेंस करवा दो नेक्स्ट चैप्टर में, या फिर कुछ इंश्योरेंस कर आपका? लेते हैं, पर इंश्योरेंस में हमारे को वो समझना पड़ेगा ना प्रोबेबिलिटी उसके पहले, क्योंकि वो उसमें ये होता है ना कि कैसे प्रीमियम जाना चाहिए। नहीं, उसका वो तो जनरल सा है सर, वो तो मतलब एक टेबल रहता है, मॉर्टेलिटी टेबल वगैरह, हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कनेक्टेड नहीं है कुछ इतना। तो फिर इंश्योरेंस कर लेते हैं फिर। हाँ, क्योंकि इसमें फिर आपको क्या है सर, डेरिवेटिव्स भी आगे आने वाला, डिटरमिनेशन ऑफ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर प्राइसेस है आपका, मतलब मैकेनिक्स ऑफ मार्केट्स है, जैसे इंट्रोडक्शन है डेरिवेटिव्स ये का। इंट्रोडक्शन के बाद वो तो फिर लाइन से जाना पड़ेगा हमारे को हाँ, एक्सोटिक तो ये ऑप्शन हम तक। लोग काम करेंगे सर, पहले 3 चैप्टर को सल्टा के इनको हाँ खत्म करके फिर ये लाइन से चले जाएंगे, वही बेटर हाँ है। हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है सर, मैं 10 मिनट्स के अंदर मैं आपको कॉल करता हूँ, फाउंडेशन स्टार्ट कर देते परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हैं। ओके सर।